हेलो बच्चों। आज हम लोग देखिएगा अपना जो पेपर है, अगर आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा, ये सिविल सर्विसेज का अपना जो यूपीएससी का ऑप्शनल केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, यूपीएससी का अपना जो ऑप्शनल केमिस्ट्री का जो पेपर है, ऑप्शनल केमिस्ट्री का जो पेपर है, उसमें से कुछ एक हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, थोड़ा सा क्वांटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड थ्योरी, और थ्योरी के साथ में मैं आपको कुछ और चीजें भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। एक क्वेश्चन है अपने सामने, ये 250 मार्क्स का पेपर आता है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, 3 आवर्स टाइम मिलता है, राइट। तो जैसे मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन सामने है कि कंपेयर, आपको इंग्लिश में समझ आता है तो इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी में आता है तो हिंदी में देखिएगा। कंपेयर एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग वाई टू वैल्यू डिफरेंट, दोनों वैल्यू अलग अलग क्यों है। देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपके पास 250 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो यही हो गया। अब देखो, टू द पॉइंट अपने को अपना आंसर लिखना है, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसकी देखते हैं ना। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अलग ले चलता हूँ, इसमें क्या लिखना है वो तो मैं बता ही दूंगा। इसके अलावा अपने पास ऐसा क्वेश्चन और कोई आ जाए कभी आपकी जिंदगी में, तो उसमें क्या क्या हाइड्रोजन एटम के बारे में चीजें आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी अपन डिस्कस कर लेंगे। एक बार देख लेता हूँ माइक वगैरह सब होने में। यस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। यस, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक काम करके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा कुछ और बातें भी बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और अगर मैं चलूँ अपनी, हाँ ये देखिएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ में, राइट। ये तो अपना क्वेश्चन है यूपीएससी वाला जो है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 मेंस का, प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सब्जेक्टिव मैनर में जो पूछा जाता है वो है, राइट। अब देखिएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, राइट, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो पहली चीज तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो चीजों के बारे में डिस्कस करा हुआ है, राइट। एक तो अगर हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू करें, दो चीजों के बारे में डिस्कस करा हुआ है। एक तो मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन है ना, जिसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आरएमपी से, आरएमपी से। एक तो ये चीज है, राइट, एक तो ये चीज है अपने पास, और दूसरी चीज है मेरे पास आर एवरेज। आर एवरेज, दो चीजें हैं मेरे पास, एक मोस्ट प्रोबेबल और एक है आर एवरेज, ठीक है, दो चीजें हैं। अब इन दोनों में एक तो फर्क क्यों है, राइट, दोनों में डिफरेंस क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक दूसरा अपन यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, थोड़ी सी एक और जगह बनाते हैं अपन। मोस्ट प्रोबेबल के बाद में दूसरा मेरे पास क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन। सेकंड वन इज एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन की एवरेज वैल्यू क्या है, और ये दोनों अलग अलग क्यों है, इसका भी रीजन हम लोग देखने वाले हैं, राइट। अब देखो, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस तो, या मोस्ट प्रोबेबल रेडियस भी बोलते हैं इसको, आरएमपी, या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन भी बोलते हैं अपन। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाएं, तो उस प्रोबेबिलिटी के ग्राफ में जो वो पॉइंट जहां पे, वो डिस्टेंस जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो होगा आरएमपी। और पूरे कर्व के अंदर, अच्छा ग्राउंड स्टेट में पूछा, ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट क्या होगा, अगर आपसे यहाँ पे लिखूं मैं सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन होगा मेरे पास 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो मेरे पास क्या हो जाएगा 1s, ठीक है। ग्राउंड स्टेट 1s होगा मेरे पास, ठीक बात है, 1s मेरे पास ग्राउंड स्टेट है। और ये दोनों बातें मैंने लिख दी है ना, बिल्कुल ठीक है।
अब देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, ये तो अपन लिखेंगे, यहाँ पे ग्राफ भी बनाएंगे, थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो आगे आपके काम आ सकती हैं। तो हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपन बातें लिख देते हैं। क्या क्या बातें हैं देखिएगा। एक तो हाइड्रोजन एटम में जब भी आप कर्व बनाते हो वहां पे दो टाइप से हम लोग चीजें पढ़ते हैं। एक तो अपने पास कार्टेशियन फंक्शन की फॉर्म में, और दूसरा अपने पास है जो लाइक पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो अपने पास होता है। कार्टेशियन में जैसे आप एक्स वाई और जेड एक्सिस में पढ़ते हो, एक्स है, वाई है और जेड एक्सिस है, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। दूसरा पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, आर थीटा और फाई। क्या होता है, आर थीटा और फाई। अब आपको पता है ज्यादा पॉपुलर तो आर थीटा फाई वाला चीज ही है, लेकिन एक्स वाई जेड भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, और दोनों को कोरिलेट कैसे करा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो मेरे पास 0 टू इनफाइनाइट तक होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट। एक पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो थीटा है मेरे पास वो होता है 0 टू पाई, थीटा होता है 0 टू पाई, ठीक है। और ये फाई क्या है मेरे पास, फाई होता है मेरे पास 0 टू 2 पाई। अब एक्चुअल में थीटा और फाई क्या है, ये अपने पास जो हम लोग एंगल लेते हैं विद वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मेरे पास थोड़ा सा मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ, है ना, थोड़ा सा इसको अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास वाई एक्सिस है, लेट अस सपोज ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और लेट अस सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और लेट अस सपोज ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे कोई 3D में ये एक पॉइंट है P। अब इस 3D में पॉइंट P की यहाँ से डिस्टेंस अपने पास 3D में R मान लेते हैं अपन, तो ये R है। फिर y एक्सिस के साथ एंगल लेट अस सपोज मेरे पास थीटा है, और z एक्सिस के साथ लेट अस सपोज एंगल मेरे पास फाई है। इस तरीके से अपन यहाँ पे इस P पॉइंट को डिफाइन करते हैं R थीटा और फाई की टर्म में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो R डिस्टेंस की वैल्यू है 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू मेरे पास होती है 0 टू पाई के बीच में, और फाई की जो वैल्यू होती है दैट इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, सॉरी 0 टू 2 पाई, गलती से पाई लिख दिया मैंने, 0 टू 2 पाई। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एक्स इक्वल टू मेरे पास याद रखेंगे आप, एक्स इक्वल टू होता है आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई। ये मैथमेटिक्स है, इसके अंदर ज्यादा आपको घुसने की जरूरत है नहीं। y इक्वल टू मेरे पास होता है आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नीड नहीं है। थोड़ा सा 3D में वही चीजें लगेंगी आपके यहाँ पे। और z मेरे पास होता है आर कोस थीटा, z मेरे पास होता है आर कोस थीटा। यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या क्या है देखिएगा, x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, ये भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, नेट गेट वगैरह में पूछी गई है। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और z होता है आर कोस थीटा। मतलब एक पॉइंट आप यहां से लिख सकते हो कि z कोऑर्डिनेट जो है, z कोऑर्डिनेट इज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फाई, फाई से z कोऑर्डिनेट अपने पास इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, ये थीटा फाई और ये वाला डायग्राम आपको अगर मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊं तो इधर से अपन डायग्राम ये उठा सकते हैं, आर थीटा एंड फाई इन हाइड्रोजन एटम। डायग्राम अगर आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है, ये, हाँ ये वाला ये है अपने पास आर थीटा फाई। ये एक्चुअल में थोड़ा सा देखो देखो मैंने बताया था आपको, थीटा सॉरी जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो अगर आप कहें तो इस पिक्चर को अपन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। मतलब इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये पिक्चर अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए, राइट। यस, इसका कलर तो आई थिंक चेंज में क्या कर सकता हूँ क्या, आई डोंट
थिंक सो, हाँ आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ना, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मेरे पास देखिएगा, ये वाई एक्सिस है इधर मेरे पास, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है। और ये यहाँ पे पॉइंट है, और जो एंगल मेरे पास जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है इसका, वो एंगल क्या है, थीटा। यहाँ से आर डिस्टेंस पे है मेरे पास, और जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल है मेरे पास फाई। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है फाई, जेड के साथ है थीटा, और ये आर है। इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्शन वगैरह लगा के, मैथमेटिक्स लगा के, इस तरीके से जेड एक्स और वाई के बीच में, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन अपन लिख सकते हैं। तो आर है, दूसरा थीटा है, और फाई है, इसकी फॉर्म में यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा जा सकता है। और एक्स वाई जेड कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ से रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया। आर की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, और फाई अपने पास 0 to 2 पाई हो सकता है। और अनदर थिंग इज, एक्स होता है आर साइन थीटा कोस पाई, वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड होता है आर कोस थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, अगर आगे मैं चलूं, इसमें कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ, है ना, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, एक तो आप जो हाइड्रोजन है उसका 1s का वेव फंक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। आगे के तो याद करने की नीड नहीं है, लेकिन 1s का वेव फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। साई जो 1s होता है वो मेरे पास होता है, मतलब ध्यान रखेंगे इसका, आया कैसे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने पे आया। कैसे आया, एस साई इक्वल टू ई साई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट वाली होती है, उसको सोल्व करने पे आया। तो 1/√पाई ए नोट की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस आर बाई में ए नोट, ये अपने पास साई का जो 1s के अंदर अपने पास वेव फंक्शन होता है। ठीक है, आया कैसे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने पे आया। वो काम अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक बात है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो तो मैं समझाऊंगा आपको, और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, है ना, थोड़ी सी वो भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, इस एक्स वाई जेड और के साथ में एक इंटीग्रल और होता है मेरे पास एक्स वाई जेड के साथ में, डी टाउ और अपन यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे जब भी एक्स एक्सिस में जाऊंगा तो डी एक्स, वाई में जाऊंगा तो डी वाई, जेड में जाऊंगा तो डी जेड, और 3D में कोई चीज है तो डी टाउ यूज करते हैं। तो उस डी टाउ को अपन लिखते हैं जनरली, डी टाउ मेरे पास आता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू में डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास dx की वैल्यू अपने पास जो भी है, dy की वैल्यू है, dz की वैल्यू है, वो सारा इंटीग्रेशन पुट करने के बाद मेरे पास क्या आता है, 4 पाई यहाँ पे बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ, 0 से इनफाइनाइट आर की वैल्यू जो अपने पास है लिमिट रहती है डी टाउ। तो एक ये वाला फैक्टर्स आप थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, है ना, ये चीज थोड़ी सी और याद रखेंगे। ये भी अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी काम की चीजें हैं। ठीक है, कि उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं करवाएगा आपसे, उसको पता है कितना पूछना है केमिस्ट्री वालों से। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर इसके अलावा मैं थोड़े से आपको कुछ रिजल्ट्स और बताता हूँ। लाइक मेरे पास एवरेज वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको जब भी हाइड्रोजन एटम के अंदर एवरेज वैल्यू पूछी जाए, एवरेज वैल्यू होती क्या है वो मैं भी आपके सामने डिफाइन करूंगा, एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो एवरेज वैल्यू है क्या, वो एक अलग पॉइंट है, वो भी कोई बड़ी मतलब वैसी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी एवरेज, चलो पहले बता ही देता हूँ एवरेज वैल्यू क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू अपने पास क्या है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, चलो पहले इधर एवरेज वैल्यू के बारे में लिख देते हैं। जैसे मेरे पास ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, आर ऑफ 1s, 1s के अंदर ग्राउंड स्टेट में एवरेज वैल्यू क्या होगी, आर एवरेज की अगर बात मैं करूं तो एवरेज को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आर एवरेज बोल सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन आर इंटू प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इंटू डी आर, ये अपने पास होगी, है ना, ये होता है। अब हमें पता है कि ये जो क्या है एवरेज वैल्यू है,
पी आर यहाँ पे क्या है, पी आर क्या है, पी आर अपने पास क्या है उसको लिखेंगे पहले थोड़ा सा। तो पी आर मेरे पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पी आर क्या होता है जनरली अपने पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है मेरे पास। आर क्या होता है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर क्या है मेरे पास, अगर मैं आर भी यहाँ पे लिखना चाहूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस है वो है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक बात है। और मोस्ट प्रोबेबल कैसे लिखा जाता है, पहले ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं। तो आर एम पी की जब भी बात है, मोस्ट प्रोबेबल की जब भी बात है, तो वहां पे अपने पास होता है मोस्ट प्रोबेबल जहां पे रेडियल पार्ट डेंसिटी मैक्सिमम हो, लाइक दैट। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है मेरे पास एक तरीके से, वो होता है डी बाई डी आर, यहाँ पे डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू, अगर रेडियल पार्ट की बात कर रहे हैं और 1s की बात करें तो आर 1s, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये कैपिटल आर का मतलब है रेडियल पार्ट का प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, और ये अपने पास होना चाहिए जीरो के इक्वेट करेंगे, और यहाँ से जो आर की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी, यहाँ से जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो आर की वैल्यू आर मोस्ट प्रोबेबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने थोड़ी सी आपको डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये हमारे पास पूरा इस तरीके से, या तो 1s का फंक्शन याद रखो, उसमें इस तरीके से करके देखो तो वो कर सकते हैं अपन एक काम। तो फिर दूसरा क्या होता है, एक शॉर्टकट अपने पास डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं उसको, जब हम लोग इंटीग्रेट करके और ये सब जीरो के इक्वेट पुट करते हैं, तो आर एवरेज की जो वैल्यू है मेरे पास, इसके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। एवरेज जो अपने पास है, पहला है ए नोट बाई टू जेड, ए नोट बाई टू जेड इंटू 3n स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ए नोट बाई टू जेड इंटू 3n स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन, ये मेरे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए अपने पास एवरेज वैल्यू की बातें हैं ये, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आप कह सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैं अगर बात करूं कि एवरेज वैल्यू R1s कितनी आएगी, राइट, तो आप यहाँ पे पुट करो ए नोट बाई टू जेड, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं पूछ रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ए नोट बाई टू इंटू जेड की वैल्यू 1 इंटू 3n स्क्वायर, 3n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, तो 3 इंटू वन का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 इंटू 0 प्लस 1, ये हो गया, है ना। तो ये अपने पास आ चुका है। अगर 1s के लिए हम लोग लिख रहे हैं एवरेज वैल्यू, तो वो अपने पास आ रहा है ए नोट बाई टू जेड इंटू 3n स्क्वायर दैट इज माइनस एल एल प्लस 1। तो ये 3 ए नोट बाई टू आ रहा है अपने पास, दिस इज 3 ए नोट बाई टू, ये एवरेज वैल्यू आ रही है ना। एवरेज वैल्यू 3 ए नोट बाई टू आ रही है मेरे पास, एवरेज वैल्यू 3 ए नोट बाई टू आ रही है। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, किसके लिए, दूसरी अपन बात कर लें मोस्ट प्रोबेबल के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल थोड़ी सी मैं आपको वैल्यूज याद करवाऊंगा मोस्ट प्रोबेबल की। ये करने पे अपने पास यहाँ पे थोड़ी सी आप वैल्यू लिख सकते हैं लाइक दैट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के, जैसे उन्होंने तो सिर्फ 1s का ही पूछा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस में मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल रेडियस या मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन जो अपने पास है, उसमें दो तीन वैल्यू आप हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए दो चार वैल्यूज याद रख सकते हैं जो कभी आपको अदर एग्जामिनेशन में काम आए। तो यहाँ पे ऑल्दो पूछा नहीं है। एक तो है मेरे पास R1s, एक तो है R1s, उसकी वैल्यू होती है मेरे पास ए नोट, ठीक है, R1s मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है। फिर अपने पास है R2s, R2s की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास 3 प्लस माइनस √5 इंटू में ए नोट। फिर अपने पास है R2p, R2s के बाद में R2p, उसकी वैल्यू होती है 4 ए नोट, 4 ए नोट। तो ये भी आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। 1s के लिए मोस्ट प्रोबेबल रेडियस की वैल्यू ए नोट होती है, फिर ये अपने पास है, और 3 प्लस माइनस 5 रूट 5 ए नोट, ये आई कैसे, वो एक मतलब डेरिवेशन से आएंगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ
कि ए नोट की वैल्यू क्या है। व्हाट इज ए नोट? तो ए नोट मेरे पास होती है बोहर्स रेडियस। ए नोट मेरे पास क्या है? बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस, इसका वैल्यूज मेरे पास कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम या फिर 52.9 अगर मैं लिखना चाहूँ किसमें, नैनोमीटर में, सॉरी 52.9 अगर मैं लिखना चाहूँ पिकोमीटर में, सॉरी पिकोमीटर में, नैनोमीटर में नहीं, पिकोमीटर में। एंड आई होप कि आपको पता है पिकोमीटर और नैनोमीटर को कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, राइट। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको एडवांटेज वाली चीजें बताई है, ये आप इम्पोर्टेंट है, एवरेज वैल्यू और ये सब ध्यान रखिए। हाँ, अब अपना क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें और हैं, वो और बता देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा ना, इधर उधर से अपने को सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए नहीं आए थे, पर इसके साथ में काफ़ी कंसेप्चुअल बातें मैं आपको बता के जाऊँगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट छोटा सा फॉर्मूला आपको और लिखाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर अपने पास कहीं पे भी रेडियल नोड 0 हो, है ना, इफ रेडियल नोड अपने पास अगर कहीं पे 0 हो, इफ रेडियल नोड ये अपने पास क्या हो, 0 हो, 0 हो, देन एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, देन मोस्ट प्रोबेबल रेडियस या मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस जो होती है वो मेरे पास होती है एन स्क्वायर ए नोट बाई जेड, एन स्क्वायर ए नोट बाई जेड। तो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, सर रेडियल नोड हमें कैसे पता चलेगा 0 है कहीं पे? तो रेडियल नोड को निकालने का अपने पास क्या फॉर्मूला होता है? रेडियल नोड, एंगुलर नोड आपने नाम सुने होंगे। तो रेडियल नोड निकालने की अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है n माइनस एल माइनस 1, दिस इज आवर रेडियल नोड। और अपने पास दूसरा है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को कैसे लिखते हैं अपन? एंगुलर नोड को हम लोग लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, एल के बराबर होता है अपने पास। ये अपने पास है एंगुलर नोड, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। तो अगर मेरे पास रेडियल नोड 0 हो जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। तो लाइक मेरे पास है लेट अस सपोज 1s की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1s में मेरे पास रेडियल नोड की अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू 1 है, माइनस एल की वैल्यू 0 है, माइनस 1। तो यहाँ पे रेडियल नोड 0 होगी, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कितनी आएगी? डायरेक्टली आप बता सकते हैं कितनी आएगी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर 1s, वो आएगी n स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इंटू ए नोट बाई जेड की वैल्यू 1 है, तो ए नोट ही आ जाएगी, ठीक है, ए नोट ही आ जाएगी। और आपको पता है एक्चुअल में ए नोट ही आती है, ए नोट ही आती है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस 1s के लिए। तो ये चीज भी एक शॉर्टकट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बताई। फिर इससे आगे चलते हैं, राइट, इससे आगे थोड़ा चलते हैं। अब इससे आगे हम लोग अगर चले तो एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको। कई बार एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन के साथ साथ एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन का स्क्वायर भी पूछा जाता है ना, आर स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा? तो आर स्क्वायर के एवरेज के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, मतलब आर स्क्वायर का एवरेज अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या होता है वो, तो वो होता है मेरे पास एन स्क्वायर ए नोट बाई जेड, एन स्क्वायर ए नोट बाई जेड इंटू, सॉरी एन स्क्वायर ए नोट बाई टू जेड इंटू 5n स्क्वायर प्लस 1, 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3l l प्लस 1, 3l l प्लस 1। ये अपने पास है क्या? ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन का स्क्वायर, एन स्क्वायर ए नोट बाई 2z इंटू 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3l l प्लस 1, एन स्क्वायर ए नोट बाई 2z इंटू 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3l l प्लस 1। ये है अपने पास। एक आधी चीजें और बताता हूँ। लेट अस सपोज आपको कई बार 1/r का एवरेज वैल्यू पूछ लिया जाए, तो इसके लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हैं। 1/r का एवरेज मेरे पास आता है क्या? z बाई एन स्क्वायर ए नोट, z बाई एन स्क्वायर ए नोट, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, z बाई एन स्क्वायर ए नोट। ये हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है सिर्फ, है ना, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज के लिए। फिर अपने पास 1/r स्क्वायर का एवरेज का फॉर्मूला भी एक निकल के आता है, वो क्या है देखिएगा मेरे पास, वो है अपने पास 2z स्क्वायर, दिस इज आवर 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई ए नोट क्यूब इंटू एन क्यूब इंटू में एल प्लस वन, ठीक है, इंटू में एल प्लस वन। ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर एक जैसे आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, तो आप एक चीज करो, हाइजेनबर्ग HUP जब आप पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वहां पे एक चीज आपने पढ़ी होगी, डेल्टा P डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए h कट बाई टू या h/4 पाई। तो जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे, इसको अपन डेल्टा आर भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, तो जो डेल्टा आर है या डेल्टा एक्स है वो एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिकली कैसे निकाला जाता है। तो डेल्टा आर या जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा आर अगर आपको निकालना है तो वो होता है मेरे पास कि पोजीशन के स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ पोजीशन का स्क्वायर, और इसका अपने पास जनरली हम लोग लेते हैं अंडर रूट, है ना, इसका अंडर रूट अपन लेते हैं जनरली। तो ये मेरे पास होता है क्या, डेल्टा आर, दिस इज आवर डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है, पोजीशन के स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी पोजीशन का स्क्वायर माइनस पोजीशन के स्क्वायर का एवरेज, पोजीशन के स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ पोजीशन का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये अपने पास होता है, ठीक है। फिर कुछ और चीजें मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे, देखिएगा, एक अपने पास जैसे है दो पार्ट होते हैं, वेव फंक्शन जो अपने पास होता है, कोई भी हाइड्रोजन एटम है, मतलब आपको पता है एक वेव नेचर हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं अपन। तो जो वेव नेचर है, वेव नेचर में अपने पास यहाँ पे दो पार्ट होते हैं वेव के। एक तो अपने पास कौन सा, जो अपन पढ़ते हैं रेडियल पार्ट, वेव के यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक रेडियल पार्ट और दूसरा मेरे पास है क्या, एंगुलर पार्ट। एक है मेरे पास रेडियल पार्ट और दूसरा मेरे पास है एंगुलर पार्ट, ठीक है, एंगुलर पार्ट। अब रेडियल पार्ट में क्या है अपने पास, रेडियल पार्ट का फंक्शन अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर एन कोमा एल। ये अपने पास जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर एन कोमा एल, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास जो आर स्मॉल आर जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस, उसकी पावर एल इंटू ई की पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नोट, जेड आर बाई एन ए नोट। ये है, इस तरीके से जनरली रहता है अपने पास, ये इस तरीके से जनरली देखा गया है कि इसका फंक्शन जो है बहुत सारी इक्वेशंस, और डिराइव कैसे होता है वो अपने पास रोडिगर इक्वेशन से, एच आई इक्वल टू ई साई, उससे डिराइव होता है। तो कैपिटल आर जो कि मेरे पास है रेडियल वेव फंक्शन, एन कोमा एल यहाँ पे क्या है, मतलब एन कोमा एल का यूजुअल मीनिंग है, एन है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन है मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एल यहाँ पे क्या है, एल है अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, आर स्मॉल आर क्या है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जेड क्या है अपने पास एटॉमिक नंबर, और एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ए नोट क्या है बोहर्स रेडियस, ठीक है। तो ये मेरे पास रेडियल पार्ट की बातें होंगी। अगर मैं बात करूं यहीं पे एंगुलर पार्ट की, तो एंगुलर पार्ट अपने पास जो है वो जनरली इस तरीके से मान लो, वाई थीटा फाई से अपन डिनोट कर रहे हैं, वाई से डिनोट करते हैं जनरली, और थीटा और फाई चीजें यहाँ पे जनरली चलती है ना, थीटा और फाई और ये सब चीजें चलती हैं यहाँ पे। तो जो ये वाला पार्ट है, ये एक तो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा अगर कहीं पे आ रहा है, साइन थीटा वगैरह कहीं पे आ रहा है, तो साइन की तो पावर मोड एम जनरली रहता है, साइन थीटा की पावर मोड, ऑल्दो इसकी आपको कम जरूरत पड़ती है। और कोस थीटा की पावर जनरली यहाँ पे रहती है अपने पास, कोस की पावर रहती है एल माइनस मोड एम, एल माइनस मोड एम। और इसके इनटू में ही मेरे पास है ई की पावर आई एम फाई, ई की पावर आयोटा एम फाई, ई की पावर आई एम फाई। आई तो यहाँ पे आयोटा, इसका बेसिक जो सिग्निफिकेंस अपने पास आयोटा का होता है अंडर रूट -1, वही है अपने पास, है ना, वो सेम अपने पास सिग्निफिकेंस है माइनस अंडर रूट 1। यहाँ पे मेरे पास एम क्या है, इनके यूजुअल मीनिंग में लिख देता हूँ, एम एन, एन मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है मेरे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसको अपन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एजीम्यूथल
क्वांटम नंबर, फिर मेरे पास है एमएल, एमएल क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मेरे पास यहाँ पे आयोटा, तो ठीक है आपको पता आयोटा तो √-1 होता है, जो -1 का अंडर रूट जो होता है वही है अपने पास, इमेजनरी नंबर है एक। ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म होती है जिसकी वैल्यू अराउंड 2.7 होती है, वो जो आप जानते हैं आप। ई यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है मेरे पास। ई को आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म है, अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू कितनी होती है 2.7 एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, एक तो ग्राफ का नेचर किस तरीके से है वो चीजें आपको पता चलेगी, है ना। यहाँ से मैं एक चीज डिस्कस कर देता हूँ, लाइक ई की पावर -x का ग्राफ कैसा होता है, ये चीजें आपको काम आने वाली है। तो एक तो ई की पावर -x का ग्राफ कैसे होता है ना, ये चीज मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। एक मेरे पास ई की पावर -x के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम होगा, फिर वो मतलब ई की पावर -x जो ग्राफ है इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होगा, फिर अपने पास डिक्रीज करता हुआ जाएगा इस तरीके से डिक्रीज करता हुआ जाएगा, और जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तब वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, राइट। x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा टच नहीं कर रहा है इसको, ऐसे थोड़ा सा इससे दूर है अपने पास, इस तरीके से अपन यहाँ पे बनाए, यस, अब बढ़िया लग रहा है। ये अपने पास ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ है, इधर y एक्सिस मान लेते हैं, ये काम आएगा आपको, ये y एक्सिस मान लेते हैं, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ है ना, y इक्वल टू ये है मेरे पास e रेज़ टू पावर -x, y इक्वल टू e की पावर -x। अब लगे आ तो e की पावर प्लस x का भी बता दीजिए सर, बिल्कुल बता देते हैं भाई साहब, e की पावर +x का भी बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। इधर मान लो मेरे पास ये है और नीचे की तरफ ये मान लो नेगेटिव y एक्सिस है। तो अगर मैं e की पावर -x के कर्व की बात करूं, लेट अस सपोज मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, येलो कलर से, तो -x का कर्व क्या होगा, इसका जस्ट अपने पास ऐसे कह दो कि e की पावर x का ग्राफ क्या होगा मेरे पास। अच्छा, ये पीछे भी जा सकता है, एक्चुअल में मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ, मतलब ये पीछे भी इस तरीके से जाएगा, है ना, पीछे भी जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब x 0 होगा तो e की पावर यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपन करेक्ट करेंगे, क्या ये 1 से शुरुआत होगा ना, 1 से यहाँ पे शुरुआत होगा, ये 1 से शुरुआत होगा और पीछे इस तरीके से रहेगा, ये पीछे से आएगा, इस तरीके से रहने वाला है ग्राफ, सॉरी माय फॉल्ट। आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ओ माय गॉड, कर्व बन जाए यार, नहीं बनेगा तो ऊपर ले लेंगे एक पॉइंट, राइट। अब तो बनना ही पड़ेगा, भाई साहब इसने तो जबरदस्ती कर ली है भाई साहब, नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, मैं भी मना के छोड़ूंगा, कैसे नहीं मानेगा पपुआ, यस मानना ही पड़ेगा। ये अपने पास है y इक्वल टू, ये पीछे भी जा सकता है लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लिया मान लो मैंने, यहीं पे अगर देखूं y इक्वल टू e की पावर x का प्लस का ग्राफ देखूं तो वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से भाई साहब ऐसे जाएगा, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं, तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, क्योंकि पीछे से आएगा, वो पीछे से इस तरीके से आएगा और ये पीछे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ऐसे करते करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे बताया मैंने आपको, इसको हटा देते हैं क्योंकि अपने को जगह चाहिए। चलो आई थिंक ये यहाँ तक चीजें आपको समझ आई है, आगे चलते हैं अपन। इसके आगे मैं थोड़ी सी और चर्चाएं कर लेता हूँ आपसे, ना और भी कुछ चर्चाएं कर लेता हूँ। और क्या चर्चाएं हैं देखिएगा मेरे पास, और क्या चर्चाएं हैं मेरे पास। एक एनर्जी की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, एनर्जी की जो वैल्यू होती है मेरे पास,
वो जनरली आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम में अपने पास बोहर्स मॉडल लगता है, तो वहां से एनर्जी की वैल्यू आती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जनरली। अगर इसी को एएमयू में, एटॉमिक यूनिट में, सॉरी एएमयू में नहीं, एटॉमिक यूनिट में एयू में लिखा जाए, कई बार सीएसआईआर नेट ने पूछ रखा है एक आध बार, तो आता है 0.5 इंटू Z²/n² एयू। फिर इसी वैल्यू को अगर हम लोग लिखना चाहे सेंटीमीटर इनवर्स में, तो -RH इंटू में Z²/n², ये अपने पास सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा, और RH की वैल्यू जो अपने पास है रेडबर्ग कांस्टेंट, वो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा जाएगा ना, उसकी वैल्यू आपको लगभग पता होगी। और यहाँ पे -RH इंटू HC साथ में और ले लेता हूँ, तो अब ये जूल में आ जाएगी अपने पास, राइट। तो Z²/n² ये जूल में आ जाएगी। तो ये वैल्यूज भी थोड़ी सी आप याद रखेंगे एनर्जी की, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक अपने पास हाइड्रोजन एटम में डीजनरेसी की बातें होती है ना, डीजनरेसी। तो अगर मैं डीजनरेसी की बात करूं, डीजनरेसी, पहली बात तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं ना, तो डीजनरेट ऑर्बिटल उनको बोलते हैं हम लोग जिनकी एनर्जी सेम होती है, और डीजनरेसी यहाँ पे होती है मेरे पास n²। नंबर ऑफ डीजनरेट इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तब मैक्सिमम 2n² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डीजनरेसी आती है n² के बराबर। ठीक बात है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो अपने को करना भी है पेपर में, उसकी तरफ लेके चलता हूँ, है ना, उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको काफी चीजें बताई है, आई होप आपको चीजें समझ आई भी होंगी। हाँ, एक आधी चीज चलो और डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों। एक अपने पास यहाँ पे जो होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं। एल में यहाँ पे एल के भी 3 पार्ट होंगे, एंगुलर मोमेंटम के भी, एक LX, LY और LZ। तो मेरे पास जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम तो क्या होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं, L+1 और पूरे का √H²। ये तो अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। अब इसमें आप Z वाला कंपोनेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टोटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास अगर देखूं तो किस किस के बराबर होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो LX वेक्टर प्लस LY वेक्टर प्लस LZ वेक्टर के वेक्टोरियली सम के बराबर होगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर यहाँ से वेक्टर की फॉर्म में वैसे निकालना चाहूँ तो L² मेरे पास बराबर आ जाएगा, अगर L मेरे को निकालना है तो वो बराबर आ जाएगा LX² प्लस LY² प्लस LZ² और पूरे का √। ये अपन लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से LZ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, LZ मेरे पास होता है MH², मतलब LZ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात थी, L मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रख लेंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। चलो, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको ध्यान रहेंगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो अपने पास है इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिएगा, ग्राफिकल में पहला ग्राफ है मेरे पास, वेरिएशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन विद रेडियल वेव फंक्शन को। यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था जनरली हम लोग 2 टाइप के वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक रेडियल और एंगुलर। एंगुलर का देखो मैं बता देता हूँ, फिर से आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे बताया था मैंने रेडियल और एंगुलर। अब रेडियल के ग्राफ अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगुलर के ग्राफ जनरली हमसे नहीं पूछे जाएंगे। तो रेडियल की ग्राफ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिएगा, वेरिएशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इसको एक्चुअल में बोलो n, L, क्योंकि ये n और l पे डिपेंड करता है, विद स्मॉल r। तो देखो, अब एक्चुअल में तो ये ग्राफ अपने पास जो हाइजेनबर्ग जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव किए गए हैं ना। दीज ग्राफ्स आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहां से निकाले गए हैं। लेकिन हम लोग इनके डायरेक्टली थोड़ी सी रिजल्ट याद रखेंगे, क्योंकि वो अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो अगर R1s की बात करें, अब देखो 1s के जितने भी ग्राफ है अपने पास, वो एक तो मैक्सिमम पॉइंट से शुरू होंगे। वेव फंक्शन के ग्राफ है, ध्यान रखना ना, वेव फंक्शन के ग्राफ है, तो S वाले ग्राफ एक मैक्सिमम पॉइंट से शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि S ही तो सबसे पहले आता है जब आप लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो S बाद में P, बाद में D, बाद में F। ठीक है,
तो अगर ये रेडियल पार्ट है तो एस अपने पास मैक्सिमम किसी पॉइंट से शुरू होगा, चाहे 1s को देख लो आप, चाहे 2s को देख लो आप, किसी मैक्सिमम पॉइंट से शुरू हुआ, चाहे आप 3s को देख लो। तो पहला पॉइंट तो एक अपने पास ये है, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम पॉइंट और यू कैन से फ्रॉम टू द इनफिनिट पॉइंट। सो ग्राफ starts from a maximum point, maxima from a maximum point या maxima। एक नंबर बात है। दूसरी बात क्या होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ होते हैं सारे के सारे ना, एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ होते हैं। e की पावर मैंने दिखाया भी था आपको, 1s का जो फंक्शन है 1/√2 पाई अंडर रूट e की सॉरी 1/√2 पाई e की पावर माइनस जेड आर बाई माइनस आर बाई ए नोट, ये करके होता है अपने पास। जनरल फॉर्म भी मैंने आपको अभी बताई थी। तो एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ है। तीसरा आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो अपने पास है नंबर ऑफ रेडियल नोड, है ना। नोड क्या होता है एक्चुअल में? नोड वो वाला प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम या ऑलमोस्ट अपने पास जीरो हो, है ना। तो एक अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड वो मेरे पास बराबर होगा किसके? वो मेरे पास बराबर होगा यहाँ पे n-l-1 तो होता ही है। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? n-l-1 तो होता ही है अपने पास। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस पे कट वाले पॉइंट है ना, जहाँ पे रेडियल नोड जहाँ पे होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब फंक्शन का जो साइज स्क्वायर आपको पता है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो नोड वाले पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होती है। तो एट नोड आपको पता है, एट नोड मेरे पास नोड पे साइज जीरो होता है, वेव फंक्शन जीरो होता है। एट नोड वेव फंक्शन अपने पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मेरे पास कैपिटल आर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एन कोमा एल जो भी है ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन के अलावा, बाउंड्री कंडीशन मतलब जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हुआ, एंड में उन दोनों को छोड़ के बीच में जो जो पोजीशन बनती है वहां पे कितने अपने पास नोड है, तो वो एक पॉइंट है। अगर हम लोग यहाँ पे 1s में देखेंगे तो 1s में अगर मैं देखूं यहाँ पे n दैट इज 1 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 n माइनस l माइनस 1 जीरो नोड है, इसलिए आप देखोगे बीच में कहीं पे भी जीरो नहीं हुआ है। तो ये मेरे पास रेडियल नोड इसमें जीरो है, रेडियल नोड। अगर मैं 2s में बात करूं, रेडियल नोड कितने मिलेंगे? तो 2s में अपने पास n दैट इज 2 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1। तो एक रेडियल नोड मिल रहा है, एक रेडियल नोड मिल रहा है, तो एक बार देखो 0 पे जा रहा है ना, बिल्कुल ठीक बात है, एक रेडियल नोड है। एट द एंड तो अपने को एक्स एक्सिस के पैरेलल होना ही है, तो डिक्रीज करके एक मिनिमम पॉइंट तक जाएगा, फिर वापस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप रेडियल नोड की अगर बात करेंगे इसमें, तो मेरे पास n दैट इज 3 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक बार ये कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे ये कट कर रहा है, दो मेरे पास रेडियल नोड मिल गए। ये मेरे पास दो क्या मिल चुके हैं? रेडियल नोड मिल चुके हैं। ये मेरे पास दो है रेडियल नोड, ठीक है। फिर अगर आगे चलूं मैं, अब ये तो मेरे पास क्या थे? 1s 2s और s के ग्राफ थे, है ना। अब p के ग्राफ देख लेते हैं जनरली, है ना। वेरिएशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन है। ऊपर वाले ग्राफ तो किसके थे मेरे पास? s ऑर्बिटल के थे। अब मैं p सबशेल या p ऑर्बिटल की ग्राफ देख लेता हूँ, फिर d के भी देखते हैं। अब s और p में क्या देखो, हमेशा p से पहले एक s होता है, ऑलवेज p से पहले s होता है। तो जो s के ग्राफ एक मैक्सिमम पॉइंट से शुरू हो रहे थे, हाइट से शुरू हो रहे थे, अब p के ग्राफ क्या होंगे? जनरली जीरो से शुरू होंगे ना। p के ग्राफ जनरली क्या होंगे मेरे पास? जीरो से शुरू होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से नहीं बनाया गया, p के ग्राफ जो है स्टार्टिंग में थोड़े से ऐसे स्ट्रेट टाइप के होते हैं, राइट, ऐसे स्ट्रेट टाइप के होते हैं, थोड़े से स्ट्रेट टाइप के होते हैं। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाते हैं, फिर वापस डिक्रीज कर जाते हैं। थोड़ा सा आपको एक बार के लिए याद रखना है। क्यों याद रखना है? आप देखेंगे तो जो रेडियल पार्ट है मेरे पास एक्चुअल में, अगर मैं p का देखूंगा तो n कोमा l की वैल्यू मेरे पास sp1 हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर l। तो r की पावर 1 इंटू e की पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नोट, तो जेड आर बाई एन ए नोट। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट भी है और रेडियल, मतलब r की पावर भी समथिंग है मेरे पास और एक्सपोनेंशियल पार्ट भी है। तो दोनों की वजह से दो चीजों की वजह से ग्राफ आएगा अपने पास, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा फिर डिक्रीज होगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अपने पास
1s में थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन जैसा होता है शुरू में, और अपने पास सॉरी 2p के अंदर। और अगर मैं बात करूं 3D में, तो 3D में थोड़ा ज्यादा कर्व्ड होता है, इस तरीके से ज्यादा ऐसे कर्व्ड टाइप होता है, पैराबोलिक टाइप दिखता है आपको। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, इन दोनों में नोड, रेडियल नोड मेरे पास इसमें भी 0 थे, इसमें भी रेडियल नोड 0 थे, इसीलिए एक्स एक्सिस को बीच में कहीं पे भी कट नहीं करा है। अगर हम लोग 3p में आए तो रेडियल नोड अगर आप देखेंगे इसमें 3p में, तो मेरे पास 3 -1 -1 दैट इज 1, तो 1 रेडियल नोड है। 4p में मेरे पास रेडियल नोड आ जाएगा 4 -1 -1 दैट इज 2, तो 2 रेडियल नोड है, मतलब 2 बार यहाँ पे 0 को कट करा है। तो ये अपने पास यहाँ पे रेडियल नोड, और ग्राफ की मैंने बातें कर ली, वेरिएशन ऑफ ग्राफ। फिर अपने पास अगला पॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है मेरे पास, जो रेडियल वेव फंक्शन था उसका स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का स्क्वायर और उसका रिलेशन अगर मैं देखूं किसके साथ में, अगर मैं देखूं पोजीशन या जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस रेडियस है उसके साथ में, तो किस तरीके से आता है, आप क्या करेंगे, वो जो पीछे वाला ग्राफ है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1s का ग्राफ मैक्सिमम से शुरू हो रहा था, पॉजिटिव में था, तो वैसा ही रहेगा। अब 2s का स्क्वायर करूंगा, देखना किसी भी ग्राफ का 2s का ग्राफ कैसे था मेरे पास, अगर मैं 2s का ग्राफ बनाऊं पहले, साई 2s मतलब R2s कैपिटल R2s, इस तरीके से मेरे पास ग्राफ था, एक मैक्सिमम पॉइंट से शुरू हो रहा था, फिर यहाँ पे 0 को टच कर रहा था, फिर इस तरीके से ये मेरे पास था R2s। ठीक है, इधर R था। अब इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है, जो मेरे पास नेगेटिव पोर्शन है, जो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, उछल के पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास, कि ये जो नेगेटिव हुआ करता था वो अभी पॉजिटिव आ जाएगा, एक तरीके से इस तरीके से पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा 2s का, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली मेरे पास 3p का देखेंगे तो वही पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला पॉजिटिव ले आएंगे। बस ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आपको पता है मैथमेटिक्स इतना आप जानते हैं, किसी भी नंबर का या किसी भी चीज का स्क्वायर करें तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और कैपिटल R वाई एक्सिस पे तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कर्व होते हैं। अगला है मेरे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व आपसे पूछा है, वो मेरे पास होता है 4 पाई, मतलब यहाँ पे जो कैपिटल R स्क्वायर था उसके साथ में 4 पाई R स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल में हम लोग एक स्फेरिकल सेल बना के उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर वर्सेज R के ग्राफ देखिए अगर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएंगे। अभी अपने पास क्या आ जाएगा, वो जो ग्राफ है कैपिटल R स्क्वायर वाला, इसमें स्मॉल r स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो अपने पास ग्राफ है कैपिटल R स्क्वायर वाले, उसमें स्मॉल r स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इतना सा देखेंगे, पहले जो ग्राफ कैपिटल R स्क्वायर के हुआ करते थे उसके साथ में R स्क्वायर और आ जाएगा, 4 पाई तो चलो कांस्टेंट वैल्यू है। अब आप एक छोटा सा पॉइंट ये देखेंगे, जब मान लो स्मॉल r मेरे पास 0 है ना, स्मॉल r 0, तो पूरा फंक्शन ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे कर्व जो हैं, चाहे 2s के हो, 2p के हो, 3d के हो, सारे के सारे कर्व 0 से शुरू होंगे ना, सारे के सारे कर्व 0 से शुरू होंगे, स्टार्ट 0 से होंगे। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिर एक छोटा सा पॉइंट आपको और ध्यान रख लेना है, क्या ध्यान रख लेना कि एस वाले जो ग्राफ हैं उनकी जो मैक्सिमाज हैं, एस के हों चाहे पी के हों, उनके मैक्सिमाज जो हैं वो उनकी हाइट अपने पास जनरली इंक्रीज करती जाती है ना। एस वाले मैक्सिमाज की हाइट जो है, जो पीक पॉइंट है, वो अपने पास इंक्रीज करता जाता है। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिएगा ये देखो हाइट अपने पास 2s की इंक्रीज करती गई है। फिर इस मैक्सिमा 2p में तो चलो आएगा ही नहीं, 3s में देख लो मैक्सिमा की हाइट अपने पास इंक्रीज करती जाती है, तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज कर रही है। ये मैथमेटिक्स है इसके पीछे ना। फिर यहाँ पे देख लेंगे आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही है अपने पास, 2s का देख लेंगे आप इंक्रीज कर रही है, 3s का देख लेंगे वो भी अपने पास इंक्रीज कर रही है, 3p का देख लेंगे वो भी इंक्रीज कर रही है। तो मैक्सिमाज यहाँ पे इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसके बेसिस पे आप कर्व सोच सकते हैं। ये चीजें हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो था 1s के लिए अपने को निकालना था क्या, रेडियल जो एवरेज वैल्यू और एक मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, है ना, एवरेज वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो देखिएगा
मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एवरेज वैल्यू, और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मुझे देना था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी मैंने आपको ग्राफ बताया कि इसका ग्राफ एक्चुअल में बनता कैसे है। यहाँ पे अपने पास जगह है क्या? बिल्कुल जगह है। एक पेज और ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखूं कि ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कैसे ना, अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको 1s का ग्राफ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। 1s का ग्राफ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, किस तरीके से ग्राफ बनता है अपने पास। तो 1s का ग्राफ मेरे पास इस तरीके से कुछ रहता है, ऐसे ही रहता है अपने पास। याद करो, कैपिटल आर की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, 1s, ये स्मॉल आर इधर था अपने पास। इक्वेशन क्या थी वो भी अपने को याद होनी चाहिए। R1s अपने पास था 1 आई थिंक √2 पाई, यहाँ पे लिखा भी था मैंने शायद, इधर लिखा था, इधर लिखा था, कहीं तो लिखा था। 1s की सॉरी 1/√π a0 की पावर 3/2, 1/√π 1/√π यहाँ पे a0 की पावर 3/2 e की पावर -r/a0। ये मेरे पास 1s के लिए जो वेव फंक्शन है, रेडियल पार्ट वाला, रेडियल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं अभी अपन, उसका वेव फंक्शन है ना। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एक तो चाहिए मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और फिर अपने पास आर स्क्वायर के साथ में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर दूंगा। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल होती क्या है मेरे पास, है ना। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन या मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होता क्या है मेरे पास, वो एक तो बताना है अपने को, ठीक है। एक तो ये बताना है मुझे, और दूसरा चीज अपने पास क्या है, जो है एवरेज वैल्यू। अब एक चीज आपसे ये पूछी जाती है कि ये दोनों अलग अलग क्यों है ना, हाइड्रोजन परमाणु की। कंपेयर एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ दिन, कंपेयर कर दिया हम लोगों दोनों को, डिफरेंस क्यों है? हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग व्हाई टू वैल्यूज आर डिफरेंट। अच्छा, ड्राइंग की हेल्प से अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ड्राइंग की हेल्प से भी अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये आर का ग्राफ है। दूसरा मेरे को आर स्क्वायर का ग्राफ, देखो ड्राइंग की तरफ से हम लोग डिस्कस कर देते हैं। आर स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो जब आर स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो आर स्क्वायर का ग्राफ कुछ नहीं, जो नेचर है वो तो ऐसे ही रहेगा। आर स्क्वायर का ग्राफ, नेचर तो ऐसे ही रहेगा। तो नेचर तो अपने पास ऐसे ही रहेगा, बस वैल्यूज थोड़ी इंक्रीज कर जाएंगी और ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा अपने पास। ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये अपने पास ग्राफ है आर स्क्वायर कैपिटल N, L, या 1s की बात कर रहे हैं तो 1s लिख देते हैं अपन, 1s लिख देते हैं, और स्मॉल आर, ठीक है। ये है अपने पास। दूसरा मेरे को ग्राफ ये हो गया, और अगला मेरे को ग्राफ बनाना है इसके साथ में, मेरे को ग्राफ बनाना है कैपिटल आर स्क्वायर 4πr², जिसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, 4πr² इंटू कैपिटल R², इसका ग्राफ बनाना है। तो याद करो, जब इसका ग्राफ देखा था तो हमने 0 से शुरू होने को बोला था, और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा। इस तरीके से 0 से शुरू होगा, फिर अपने पास एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, और फिर इस तरीके से अपने पास हो जाएगा, ऐसा है। तो अब मोस्ट प्रोबेबल रेडियस तो क्या होती है, जहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। ये है अपने पास मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। यहाँ पे आर है मेरे पास, ये RMP है, ये RMP है, ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है। और दूसरा मेरे पास एवरेज रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊं तो इसका एवरेज क्या आएगा, ठीक है। इसका एवरेज क्या आएगा, वो एवरेज रेडियस है। तो अगर आप इन दोनों में लिखो तो एवरेज जनरली हम लोग ये जो प्रोबेबिलिटी, इसका आर के साथ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं अपन, ये मिलता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी का। अगर मैं यहाँ से ये करूँगा तो ये कैसे आएगा, आर इंटू प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे पास, 4πr²। एक तरीके से अगर हम लोग लिखें 4πr² इंटू R² dr, और ये इंटीग्रेशन अपन करेंगे इसके साथ में, ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है मेरे पास, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी करेंगे, 0 से इन्फिनिटी करेंगे, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के लिए बात करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास, वो आपको पता 3a0/2 आएगी। डेरिवेशन तो अभी करने की अपने को है नहीं। इसकी तो वैल्यू आती है 3a0/2, और उसकी वैल्यू आती है a0। ये अपने पास जो आती है वो कितनी आती है, a0, ये आती है a0। अब ये अलग अलग क्यों आए, मैंने
कर्व से थोड़ा सा बता दिया अलग अलग क्यों है, कुछ और रीजन भी मैं आपको बताता हूँ ऐसा है क्यों, ऐसा अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो अलग अलग आने के पीछे, ये डिफरेंस आने के पीछे क्या क्या रीजन है। पहला रीजन तो कर्व से आप ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास जो है वो थोड़ा सा अलग है। द इलेक्ट्रॉन पोजीशन फॉलोज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ए फिक्स लोकेशन, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, द इलेक्ट्रॉन पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसके बारे में लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन पोजीशन follows a probability distribution नोट ए फिक्स लोकेशन, एक फिक्स लोकेशन नहीं है, नोट ए फिक्स लोकेशन। अब उससे हुआ क्या, मेरे पास एक फिक्स लोकेशन नहीं है, उससे हुआ क्या कि मोस्ट, देखो मोस्ट प्रोबेबल की बात करूं मैं, आर मोस्ट प्रोबेबल, ये तो एक मेरे पास क्या है, फिक्स लोकेशन है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे जहां पे लोकेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ लोकेशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और दूसरी बात करूं आर एवरेज, एवरेज तो आपको पता है एवरेज होता है ना, ये रेंज में बात होती है, ये रेंज में बात करते हैं अपन, एवरेज में क्या होता है, रेंज में बात की जाती है, तो ये एक अलग पॉइंट होगा। दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स अपने पास क्या बोलती है, क्वांटम मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिहेवियर जनरली हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल नेचर है ना, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इनके ऊपर अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगा के ये सब कुछ चीजें सोल्व की जाती हैं। तो इसीलिए डायरेक्टली इस तरीके से दोनों चीजें बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको थ्योरेटिकल मैनर में एक ग्राफ की हेल्प से ये भी बताया, और यहाँ पे आप करके देखना चाहते हैं तो इसको करके देख सकते हैं, d/dr ऑफ r स्क्वायर। तो लेट सपोज मेरे पास r स्क्वायर है, इनटू में कैपिटल R स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, वो है मेरे पास अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/√पाई का स्क्वायर पाई, a नोट की पावर अगर मैं पुट करूं तो 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और e की पावर -r/a नोट का स्क्वायर करूंगा तो -2r/a नोट आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, उसको जीरो के इक्वेट करना है ना। तो चलो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपको करके बताऊं, ये तो जीरो में चल जाएगा, इसको तो हटा दो, ये तो अपने पास उधर जीरो में चल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू ई की पावर -2r/a नोट प्लस आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे e की पावर -x का डिफरेंशिएशन e की पावर -x ही होता है, लेकिन अक्स अपने पास बाहर आ जाता है तो -2/a नोट बाहर आ जाएगा, तो e की पावर -2r/a नोट ये इक्वल टू 0। e की पावर -2r/a नोट तो बाहर चला गया जीरो में, बाकी बचा क्या मेरे पास 2r माइनस 2/a नोट, 2r माइनस 2/a नोट इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आके कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास r माइनस, अगर मैं देखूं यहाँ पे r की वैल्यू मेरे पास एक्चुअल में a नोट के बराबर आ जाएगी, तो डिफरेंशिएशन करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें चीज़ें होगी, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। यहाँ से डायरेक्टली आप कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू मेरे पास a नोट के बराबर आती है। ये अपने पास मोस्ट प्रोबेबल जो है अपने पास है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। चलिए, तो बाकी चीज़ें हाइड्रोजन एटम के बारे में मैंने आपके साथ में इस क्वेश्चन की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो आई होप आप इन चीज़ों को समझेंगे और उन पर अमल करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और जय हिंद, वंदे मातरम।